Good morning, all of you. Welcome to online economics class, students. Today we will start our new chapter, chapter number 3, and it is national income and related aggregates. So in this chapter, we will find that which type of transactions we will include in a national income and which we are not. So first, on the definition of national income. So national income is the sum total of factor income earned by normal residents of a country during a period of accounting year. तो अगर आप देखेंगे डेफिनेशन में तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ रही है। नंबर वन कि नेशनल इनकम में वो चीज़ें काउंट होगी वो जो कि फैक्टर इनकम हो, और वो फैक्टर इनकम किसने अर्न की हो, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स. एंड बिकॉज नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सो ये जो होता है ये एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है और ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. एक पूरे साल की नेशनल इनकम होती है. नाउ so according to definition we can say national income includes number one factor income and number two income of only the normal residents of a country. Factor incomes are related to factor services or factor production. like factor production हमें पता है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है. और ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है इनको कौन ओन करता है, इनको ओन करता है हाउस होल्ड्स. सो फैक्टर इनकम कैन बी क्लासिफाइड. Number one, compensation of employees. Compensation of employees, it is the factor payment received by the household for rendering their service as employee of producing unit. As a labor की तरह जब काम करता है तो उसके बदले में wages and salaries मिलती है, और that is the known as compensation of employees. So this is the factor payment of first factor of production, that is labor. Then rent is the factor payment received by household for the use of land by the producing unit. तो जब वो जो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड उसके बदले में फैक्टर पेमेंट जो मिलती है हाउस होल्ड्स को, डैट इज रेंट. नंबर थर्ड, इंटरेस्ट. द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज़ ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट. तो फर्म जो कैपिटल यूज़ कर रही है और हमें माना है कि चारों फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड्स के हैं, तो कैपिटल के बदले हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिलता है. नाउ फोर्थ वन इज प्रॉफिट. द फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर द यूज़ ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. तो ये चार फैक्टर पेमेंट्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है. सो ये ही हमें इंक्लूड करनी है ओनली नेशनल इनकम में. नाउ लेट वी डिस्कस कि फैक्टर इनकम किसकी काउंट करनी है. सो फैक्टर इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में किन लोगों को रखेंगे और किन लोगों को नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. तो फर्स्ट इज whose ordinary resides in the country concerned, and it should be of 1 year or more. वो रिसाइड रहना चाहिए 1 साल या फिर उससे ज़्यादा. नंबर टू, whose center of economic interest lies in that country, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में जहाँ पर रिसाइड रह रहा हो वो 1 ईयर या उससे ज़्यादा वहीं पर होना चाहिए. For economic interest, we will consider that person should be participate in activities like production, consumption और investment. इनमें से किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेगा तो हम कहेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर है. सो दीज आर 2 कंडीशन विच शुड बी फॉलो बाय ए पर्सन, एंड हु विल
be a normal residents of a particular country. Now let me one more point will be clarified that factor income are different from transfer income. हम अभी कह रहे हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को ही काउंट करना है, तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है ट्रांसफ़र इनकम के साथ। ट्रांसफ़र इनकम डिफरेंट थिंग है और फैक्टर इनकम अलग है। फैक्टर इनकम हमेशा जो फैक्टर सर्विसेज रेंडरिंग की जाती है बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स, उसके बदले में मिलती है। ठीक है, जो फैक्टर पेमेंट्स देते हैं फर्म्स किसको, हाउस होल्ड्स को, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम जो होती है डैट इज़ वन साइडेड। ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को हम वन साइडेड पेमेंट कहते हैं और इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसी भी नेशनल इनकम में। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे चैरिटी होती है, डोनेशन होती है, ओल्ड एज पेंशन्स होती हैं एंड scholarships. So these are the unilateral transactions. यूनिलेटरल इसलिए कहा गया है बिकॉज दीज आर द वन साइडेड। फर्स्ट थिंग जो नोट रखनी है वो यही रखनी है कि फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 2 जो नोट रखना है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ द ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स को काउंट करना है। डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, भले ही वो सिटीजन हो, इवन व्हेन दे हैपन टू बी ए सिटीजन, भले ही वो सिटीजन हो इंडिया के, बट इफ दे आर नॉन रेजिडेंट्स वी विल नॉट काउंट देयर इनकम इन द नेशनल इनकम। दीज 2 पॉइंट मस्ट बी कंसिडर व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो नाउ लेट मी क्लेरिफाई कि किनको हम काउंट करेंगे एज अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब क्लेरिफाई कर लेते हैं किन किन को हम काउंट करेंगे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री। नंबर 1 सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशंस। वो सिटीजन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी या ऑफिस या कोई भी हो सकता है ऑफ आवर कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड, जिसका रेजिडेंस हो इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री। ये हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है तो सेम है। नंबर 2 सिटीजन ऑफ अदर नेशंस, दूसरे नेशंस के सिटीजन्स हुज कंटिन्यू टू लिव इन आवर कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दूसरी कंट्री के सिटीजन्स भी हो सकते हैं जो हमारे यहाँ हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में रह रहे हो, उनकी भी इनकम को हम काउंट कर लेंगे नेशनल इनकम में या उनको नॉर्मल रेजिडेंस कंसिडर कर लेंगे। नंबर 3 सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ही कंट्री के सिटीजन्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंस की तरह ही काउंट करेंगे। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक हो सकती है, IMF हो सकता है, मॉनेटरी फंड, और फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन आवर कंट्री। जो और देश की एम्बेसीज हैं और हमारे कंट्री में लोकेटेड हैं लेकिन वहाँ पे जो हमारे ही सिटीजन्स काम करेंगे उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंस की तरह ही काउंट करेंगे बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है। नंबर 2 दे आर लिविंग मोर देन 1 ईयर। नंबर 4 सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड। हमारे कंट्री के सिटीजन्स जो बाहर विदेश में रहते हैं बट नॉट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, जो 1 साल से कम के लिए बाहर गए हुए हैं और फिर वो इंडिया में आ जाते हैं और साथ में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किस में है, हमारी होम कंट्री में ही है, तो उनको भी हम एज ए नॉर्मल रेजिडेंस ही ट्रीट करेंगे और बीइंग ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंस वी विल काउंट देयर इनकम इन द नेशनल इनकम। नाउ कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं कि किसको काउंट नहीं करना है या किसको कंसीडर नहीं करना है। सो हियर नंबर 1 द फॉरेनर हु विजिट आवर कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज और कॉन्फ्रेंस या स्पोर्ट्स। ऐसे फॉरेनर्स जो इन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ आते हैं उनको ट्रीट नहीं करेंगे एज ए नॉर्मल रेजिडेंस। नंबर 2 द ऑफिसल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ए फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन आवर कंट्री, इनको भी हम एज ए नॉर्मल रेजिडेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। नंबर 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन आवर कंट्री। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो हमारी अगर कंट्री के अंदर लोकेटेड है
तो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंस्टीट्यूशन को हम एज ए नॉर्मल रेजिडेंस काउंट नहीं करते हैं. नाउ लेट वी डिफ्रेंशिएट with some examples of normal residents and non-residents. So normal residents of India वो लोग कहलाएंगे जिनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे, और नॉन रेजिडेंट्स वो लोग हैं जिनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं. नंबर 1, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया. हमारे ही देश के लोग जो हमारे यहाँ बाहर की एम्बेसीज हैं उनमें काम करते हैं, दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स. नंबर 2, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट हमारे क्लियरिफाई किया तभी, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं. नंबर 3, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी हम कंसिडर कर चुके हैं. नंबर 4, एम्बेसडर ऑफ फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हमारे इंडिया के जितने एम्बेसडर्स हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की तरह ही काउंट होंगे, क्योंकि वो एम्बेसीज जो हैं इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो हमारे एज ए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होती है. तो वो एम्बेसीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होती है. तो वो एम्बेसडर जो हैं वो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर रहेगा. नाउ the foreign citizens living in India for a period of more than 1 year rather than those. अब और किसको काउंट करेंगे नॉर्मल रेजिडेंस में? ऐसे फॉरेनर सिटीजन्स को जो इंडिया में मोर देन 1 ईयर पीरियड से रह रहे हैं. लेकिन किनको छोड़ के? स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो लोग आए हुए हैं उनको छोड़ के. नाउ हु आर द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया? फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान. हमारी इंडियन एम्बेसी जो बाहर विदेशों में और वहाँ पे जो फॉरेनर्स लोग हैं, क्योंकि जब हम अपने वालों को अपने में काउंट कर रहे हैं तो वो उन्हीं के देश में काउंट होंगे एज ए नॉर्मल रेजिडेंट्स, और हमारे यहाँ होंगे नॉन रेजिडेंट्स. नंबर 2, फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया. तो ये भी क्लियर है क्योंकि वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने ही देश के अंदर है और शायद वो 1 साल से कम पीरियड के लिए रह रहे हों. नंबर 3, द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया. तो ये सेम एग्जांपल हो गया सेकंड और थर्ड, इसमें बस सीधा उसमें डायरेक्टर बता दिया है, बाकी थ्योरी दोनों के पीछे एक ही है. नंबर 4, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है. जो एम्बेसीज होती हैं किसी भी कंट्री में, जिस देश की एम्बेसीज होती हैं वो टेरिटरी वहीं की काउंट होती है. तो वो डैट इज़ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने ही देश के अंदर है, वो भी नॉन रेजिडेंट्स काउंट होंगे भले ही वो इंडिया के अंदर रह रहे हों. और द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. कोई ऐसा टेक्निकल इंजीनियर इंडिया के अंदर आता है जो 1 साल से कम वर्क करता है, वो भी नॉन रेजिडेंट्स की तरह ही ट्रीट होगा. सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कि भाई नेशनल इनकम में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, और who will be normal residents and who will be non-residents. So that's all for the today students. Thank you. Have a nice day.